हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की क्लास में हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें लगातार दे रहा हूँ, कोई भी डेरिवेशन हम छोड़ नहीं रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि आप क्लासों को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की क्लास का लिंक भी आपको दिया जा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को। आज की क्लास में आप लोगों को जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, इस प्रश्न का नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस छोटे से क्लास को देखने के बाद ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए भाई, तो यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र के या अक्ष के अनुदिश हमको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई L है। इस तार को क्या करते हैं, हम A त्रिज्या की कुंडली के रूप में मोड़ देते हैं या लूप के रूप में मोड़ देते हैं। हालांकि इसके पहले मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन बताया था, जब मैंने तार को क्या किया था, लूप के रूप में मोड़ा था और लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया था। आज हम क्या कर रहे हैं, उसी तार को हम एक लूप या कुंडली के रूप में मोड़ रहे हैं और कुंडली के अक्ष के अनुदिश केंद्र से बाहर की ओर एक बिंदु P मानकर उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी A त्रिज्या है। ये एक कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। ये I एम्पियर की धारा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, प्रवाहित हो रही है। कुंडली का केंद्र O है और जो कुंडली की त्रिज्या है, ठीक, वो कितनी है आपकी, उसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल a मीटर की त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है भाई, स्मॉल a मीटर की त्रिज्या है इस कुंडली की। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कुंडली के अक्ष के अनुदिश कुंडली के केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P मानना है, उस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि जो कुंडली का केंद्र है ना, कुंडली के केंद्र से हम मान लेते हैं R मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर भाई, कुंडली के अक्ष के अनुदिश केंद्र से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या भाई, एक बिंदु हमारा P है, जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर जो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है और बायो-सेवर्ट के नियम में आप सभी लोग जानते हो कि जो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हम अल्प लंबाई के कारण निकालते हैं, यानी एक अल्प लंबाई का कोई भाग ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं और उसके कारण पहले हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो ये कुंडली है ये अल्प लंबाई के छोटे छोटे अवयवों में विभाजित है। एक हम यहाँ अवयव मान लेते हैं AB, ये एक AB अवयव है जिसकी जो लंबाई है वो आपकी डेल है, बहुत ही अल्प लंबाई है, डेल है। ठीक है ना। इस लघु अवयव, अल्प लंबाई का जो लघु अवयव है, यहाँ से बिंदु P की बीच की दूरी को हम मान, इसको पहले मिला देते हैं। इस लघु अवयव से बिंदु P को क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं। ऐसे हम पट्टी से मिला रहे हैं जिससे आपका फिगर जो है वो बेस्ट से बेस्ट बने और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक, मैंने मिला लिया और ये जो इसके बीच की दूरी है, P से इस लघु अवयव के बीच की दूरी वो कितनी, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर x मीटर की दूरी है। कितनी भाई, x मीटर की दूरी है। इतना मैंने मान लिया। इतनी बात तो समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लघु अवयव या कुंडली के अल्प भाग डेल के कारण बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुंडली के, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, कुंडली के, ठीक है, कुंडली के अल्प भाग, अल्प भाग कौन सा मैंने लिया है, डेल। मान लेता हूँ कि जो कुंडली है वो छोटे छोटे अल्प भागों से मिलकर बनी है। तो कुंडली के अल्प भाग डेल के कारण क्या करेंगे, हम बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से।
बायो सेवर्ट का नियम आप सभी लोग जानते हो। बायो सेवर्ट के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चूंकि ये अल्प भाग के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वो अल्प आएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डेल एल, लघु अवयव की लंबाई कितनी, डेल एल साइन थीटा अपान में इस लघु अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, x। तो यहाँ दूरी का स्क्वायर होता है, दूरी का स्क्वायर कर देंगे। जो थीटा होता है बायो सेवर्ट के नियम में आप सभी लोगों ने पढ़ा है, जो थीटा होता है वो लघु अवयव और लघु अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर जो लघु अवयव है और जो लघु अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तब यहाँ से जो डेल बी का मान हो जाएगा वो म्यू 0 अपान 4 पाई। रीज़न इसका क्या है 90 डिग्री क्यों, ये जो आपका ये जो कुंडली है, ये कुंडली का जो अल्प भाग है, ठीक है, अल्प लघु अवयव है, ये कागज तल के लंबवत है। इस वजह से इस रेखा और इस अल्प भाग की लंबाई के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे, तो ये आई डेल एल साइन 90 डिग्री अपान में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से डेल बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू 0 अपान में 4 पाई आई डेल एल और साइन 90 की वैल्यू 1 अपान में एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे भाई, समीकरण 1 मान के चलेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है भाई खेल। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये अल्प या लघु अवयव है इसके कारण जो बिंदु P पर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है वो अल्प आई है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो एक सदिश राशि है, उसकी जो दिशा है वो अभिलंबवत बाहर की ओर है। बिंदु P पर इस अल्प अवयव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है वो अभिलंबवत बाहर की ओर ऐसे है, ठीक है ना। ये अभिलंबवत मैंने बाहर की ओर दिखा दिया, इसको मैंने डेल बी से व्यक्त कर दिया। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्लियर। ये जो रेखा है वो इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने बताया कि अभिलंबवत बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये ओपी रेखा है इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, क्लियर हुई बात। इसको थोड़ा मैंने आगे बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक हम अभिलंब ऐसे खींच लेते हैं, एक ऐसे हम अभिलंब खींच लेते हैं भाई। ये मैंने आपके सामने एक अभिलंब खींच लिया। हम क्या करते हैं, इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करते हैं। थोड़ा सा रेखा हम सीधी कर लेते हैं भाई, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों में इसको वियोजित कर लेते हैं। देखिए भाई अब क्या करते हैं, जो ये रेखा मैंने समांतर इसको आगे बढ़ाया है, ये जो रेखा थी आपकी ओपी थी इसको मैंने आगे बढ़ाया है, इसी के समांतर इस रेखा को भी हम ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं डैश डैश करके, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, इस एंगल को हम मान के चलते हैं कि ये अल्फा है। कितना एंगल भाई, अल्फा। अगर ये एंगल हम मान के चलते हैं कि ये अल्फा, ये बिंदु P है आपका, ध्यान दीजिएगा ये बिंदु P है, ये क्यों है, इस बिंदु को हम R मान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ये एंगल है QPR ये अल्फा है, तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा। आप कहोगे ये सर जी कैसे होगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जो ये रेखा है और जो ये रेखा है इसके बीच का ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये कुल एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। और जो ये रेखा है ये अभिलंब है, ठीक है, किस रेखा की, इस रेखा के। तो जो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये आपका 90 डिग्री है। अब आप बताइए इन दोनों एंगलों का योग जो होगा इन दोनों एंगलों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका मान अगर आपको निकालना है तो इसको आप जोड़ोगे, मान लीजिए ये x है, ठीक है, तो x और प्लस ये वाला एंगल जुड़ेगा आपका, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपको पता नहीं है तो ये इस एंगल को मान लीजिए y। इन दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री होगा और यहाँ पर इन दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री होगा, यानी x प्लस ये एंगल माना मैंने अल्फा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा अल्फा। y इसी को तो माना था, तो ये कोण देख आपने पता कर लिया कि ये कैसे अल्फा आया, क्लियर हुई। ऐसे में बात बता देता तो आप अब यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं कि ये अल्फा कैसे हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कोण आपका 90 डिग्री टोटल बन रहा है और ये जो अभिलंब वाली रेखा है ये इससे आपका 90 डिग्री का कोण बना रही, इसलिए अगर ये कोण अल्फा मानेंगे तो ये भी आपका अल्फा बनेगा। ये बात क्लियर रही। बहुत ही आसान शब्दों में एक एक बात को स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। अब ये कोण आपका अल्फा बना, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा।
100% बनेगा। ये आपका एक बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस बिंदु P को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में मैंने वियोजित कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये क्षैतिज घटक है, तो हमें ऊर्ध्वाधर घटक भी ज्ञात करना और क्षैतिज घटक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आपका है PQR, त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, अगर इस रेखा को हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें लगाना पड़ेगा भाई कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा यानी जो एंगल होता है उसके सामने भुजा लंब होती है, 90 डिग्री सामने भुजा, ये कड़ हो गई, ये बची आधार। तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई PQ अपान में आधार बटे कड़ होता है, कड़ यहाँ पर कितना है भाई PR, जिसका मान कितना है डेल बी, मैंने बताया है डेल बी लिख दिया। कैंची गुणा करेंगे तो जो PQ का मान आ जाएगा वो डेल बी कॉस अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डेल बी कॉस अल्फा। पी की कौन सी रेखा है, ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, तो ये कितना आ गया भाई डेल बी कॉस अल्फा, मैंने इसको डिनोट कर लिया। अब जो ये आपकी ऐसे रेखा गई अनुदिश OP को जो मैंने आगे बढ़ाया है, इस रेखा का मान निकालेंगे, ठीक है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, क्षैतिज रेखा का मान निकालेंगे। तो हम फिर पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज PQR में हम क्या लगा देंगे, साइन अल्फा लगा देंगे। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो देखिए ये अल्फा है, इसके सामने भुजा लंब क्या हो जाएगी भाई QR हो जाएगी। और बटे कड़ की बात करें तो ये रेखा, इसका मान मैंने पहले से बताया डेल बी है, कैंची उड़ा करेंगे तो जो QR का मान आएगा वो डेल बी साइन अल्फा आएगा। कितना आएगा, डेल बी साइन अल्फा आएगा। यानी जो ये रेखा गई है ये कितनी है आपकी, डेल बी साइन अल्फा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल सेम क्या करेंगे, अब इतना आपको पता चल गया कि जो ये रेखा है डेल बी साइन अल्फा आ गई और जो ये उधर खड़ी है डेल बी कॉस अल्फा आ गई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक अल्प अवयव और मानते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम A डैश B डैश। बिल्कुल वही काम करते हैं जो काम मैंने ऊपर किया है। यहाँ पर भी क्या करते हैं, इस लघु अवयव को हम बिंदु P से मिलाते हैं। ये मैंने मिला दिया भाई, ठीक है ना। इस लघु अवयव को बिंदु P से हमने ऐसे मिला दिया। क्लियर हुई, थोड़ा सा लाइन हमारी टेढ़ी है, इसको आप सही कर लेना, ठीक। मिला दिया, जो क्रियाकलाप ऊपर हुई वही क्रियाकलाप नीचे भी होगी। तो यहाँ पर भी क्या, इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में, इसकी जो दिशा होगी वो बाहर की ओर अभिलंबित होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको भी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। ये कोण आपका 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो ये वाला घटक है ये आएगा डेल बी साइन अल्फा आएगा और जो ये ऊर्ध्वाधर घटक आएगा डेल बी कॉस अल्फा आएगा। बिल्कुल सेम जैसे मैंने ऊपर किया वैसे नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो डेल बी कॉस अल्फा है, नीचे भी ऊर्ध्वाधर घटक डेल बी कॉस अल्फा है, परंतु देख सकते हो इनका मान तो सेम है डेल बी कॉस अल्फा, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। लेकिन जो ये आपका क्षैतिज घटक है डेल बी साइन अल्फा, इन दोनों की दिशा क्या है, एक ही डायरेक्शन में। देखिए डेल बी साइन अल्फा इसी के समांतर ही तो ये रेखा थी, इसको आप ऐसे मिला सकते हो। तो यहाँ पर जो डेल बी साइन अल्फा है ये एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये डेल बी कॉस अल्फा है तो परिमाण में समान, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन जो है विपरीत है, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। तो ये क्या आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और जो क्षैतिज घटक वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि चूंकि बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा प्रकृति में क्या है भाई, दिशा में विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, इधर लिखेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, निरस्त कर देंगे। जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे, होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः इस संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ये आपका हो जाएगा B = समाकलन ऑफ, बंद समाकलन आप कर सकते हो, समाकलन ऑफ किसका हो जाएगा भाई, डेल बी साइन अल्फा का। डेल बी साइन अल्फा ही घटक तो जुड़ रहा है यही दिशा में होने के कारण, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब जितने भी घटक वो सब जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे भाई, थोड़ा सा इसको हमें रफ करना पड़ेगा। जो हम लाए हैं ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे तभी जो आगे यहाँ पर हमें जगह मिल पाएगी। देखिए भाई, अब निकालेंगे तो यहाँ से हमें देख सकते हो कि जो b का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, समाकलन ऑफ डेल बी का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो ये आपका है μ0/4 पाई। ठीक है, और ये आपका है आई डेल एल अपान में कितना है x², और इनटू में ये डेल बी का मान हो गया, इनटू में साइन अल्फा है, साइन अल्फा लिख देंगे। अब जो भी अचर चीज़ें हैं उनको क्या कर देंगे, समाकलन के चिन्ह से बाहर कर लेंगे। तो b = बंद समाकलन का चिन्ह लगाइएगा, μ0/4 पाई बाहर हो जाएगा, आई अपान में x² बाहर हो जाएगा, साइन अल्फा बाहर हो जाएगा, और बंद समाकलन किसका हो जाएगा, डेल एल। अच्छा, डेल एल जो था वो इस जो कुंडली थी इसका अल्प भाग था। ठीक है, तो ये जो डेल एल है इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो तो एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में है ना। वृत्ताकार कुंडली के रूप के मतलब ये परिधि के रूप में है। ठीक है, तो परिधि क्या होती भाई, अगर त्रिज्या r होती तो परिधि 2πr होती, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर a है, तो मतलब जो यहाँ पर डेल एल की जो कुल लंबाई है वो कितनी भाई, 2πr। त्रिज्या कितनी यहाँ पर मैंने a मानी, तो 2πa हो जाएगा। तथा यहाँ पर आपका देखिए एक साइन अल्फा है, साइन अल्फा, ये आप त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये अल्फा कोण है। अगर आप यहाँ से साइन अल्फा का मान निकालेंगे, साइन अल्फा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो यहाँ पर देखिए लंब ये आपका a हो जाएगा और कड़ x हो जाएगा, यानी a/x हो जाएगा किसका, साइन का मान। अब यहाँ पर चूंकि तुमने केंद्र से P पर जो दूरी मानी वो r मानी है, तो तुमको x के रूप में वैल्यू नहीं लाना है, r के रूप में लाना है। तो आप जब यहाँ से x का मान निकालोगे, समकोण त्रिभुज में x का मान निकालोगे, तो देखिए x कड़ हो जाएगी, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर a² प्लस आधार का स्क्वायर r², यानी x² का मान इतना आ जाएगा। लेकिन जब x का मान निकालोगे तो ये √a² प्लस x² आएगा। इसी में मैंने निकाल के बता दिया है x का मान कैसे आया और साइन अल्फा का मान कैसे आया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, साइन अल्फा का मान a/x, ठीक, और यहाँ पर देखें तो x² का मान, ये आप कह सकते हैं x का मान √a² प्लस x² होगा। क्लियर, ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। थोड़ा सा इधर रफ करेंगे जिससे आपको कायदे से समझ में आ जाए। ठीक है, इधर थोड़ा सा रफ करेंगे, ज़्यादा नहीं रफ करेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ पर b = आपका हो जाएगा μ0/4 पाई। ठीक, फिर लिखा है i अपान में x² के स्थान पर देखिए मैंने निकाला है a² प्लस r²। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा x लिख गया, इसको लिख दीजिए r²। ठीक, वैल्यू रख देते हैं, x² की वैल्यू कितनी आ गई है, a² प्लस r²। ठीक है, फिर क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू मैंने अभी बताई कि a/x आई है। इस त्रिभुज में मैंने साइन अल्फा लगाया तो लंब बटे कड़, यानी a/x आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका गुणे में डेल एल का जो समाकलन है वो कितना भाई, 2πa, यानी परिधि के बराबर। यहाँ पर त्रिज्या a है इसलिए a लिख दिया। अब b = आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाई μ0/4 पाई इंटू में i अपान में a² प्लस x² इंटू में a/, x की वैल्यू देखिए, x² की वैल्यू इतनी थी, x की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, √a² प्लस r²। यहाँ पर मैंने लिख के भी बताया आपको। ठीक है, और इंटू में 2πa। अब क्या करोगे, देखिए ये पाई से आपका पाई कट जाएगा, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कटेगा नहीं। b = आपका आ जाएगा μ0 इंटू में i, a का गुणा a² और अपान में 2। देखिए यहाँ पर a² प्लस x² की पावर 1 है, यहाँ पर a² प्लस x² मैंने लिख दिया गलती से भाई, r हो गया ना, a² प्लस r² की होल पावर 1 है, और यहाँ पर a² प्लस r² की पावर अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो आधार सेम है तो एक आधार ले लेंगे, a² प्लस r² होल पावर 1, और यहाँ पर अंडर रूट का मतलब आधी पावर आपस में जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3/2। एक और आधी पावर जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया है, ये आया इस वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाए, फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो यही चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाती है वो हो जाती है म्यू 0 NiA² अपान में, यानी n से गुणा कर दोगे 2a² प्लस r² की होल पावर 3/2। यहाँ पर एक चीज़ हम न्यूमेरिकल आप लगाना, तो एक बात का ख्याल रखना कि एक क्या होती है, यहाँ पर एक कुंडली की त्रिज्या होती है, r क्या होती है, कुंडली के केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ चुका है वो आपका आ चुका है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मैंने प्रयास किया है कि एक बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है, और यदि आपको कोई भी बात एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जो है थोड़ा सा लौटा कर देख लीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, या क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है बहुत ही बारीकी से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको हो सकता है दोबारा समझने की ज़रूरत पड़े, तो एक बार समझ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।